देखते हैं कि जयराम की चचेरी बहन लक्ष्मी की शादी फिक्स हो रही होती है, लेकिन लड़के वाले दहेज की मांग रखते हैं। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि जयराम के पिता ने गांव के एक आदमी से 25 लाख रुपए उधार लिए थे, जो वो लोग अभी तक चुका नहीं पाए थे। और वो आदमी अपने पैसे मांग रहा था, वरना वो उनकी जमीन को बेचकर अपने पैसे ले लेता। साथ ही जयराम की फैमिली के पास शादी के लिए भी पैसे नहीं थे। जयराम को दिखाई नहीं देता था, यानी वो एक ब्लाइंड पर्सन था। फिर भी वो एक लिफ्ट ऑपरेटर का काम किया करता था और उसकी शहर में एक शॉप भी थी जिसे उसने रेंट पर दे रखा था, और उन्हीं पैसों से जयराम का घर खर्चा भी चलता था। एक दिन जयराम शहर जा रहा होता है और हमें पता चलता है कि जयराम अंधा होते हुए भी सभी चीजों को महसूस कर सकता था और वो सारे लोगों को पहचानता भी था। इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि जयराम अंधा होने का नाटक करता है। जयराम बोट से शहर जाते हुए गाना गाते हुए जाता है, क्योंकि उसे संगीत बहुत अच्छे तरीके से आता था। दूसरी ओर हमें रिटायर्ड जस्टिस कृष्ण मूर्ति को दिखाया जाता है, जिन्होंने आज तक शादी नहीं की थी, पर उनके रिलेटिव्स को पता था कि कृष्ण मूर्ति की एक नाजायज बेटी है। कृष्ण मूर्ति के फ्लैट पर उसी बिल्डिंग में रहने वाली देवयानी काम करती थी और जयराम भी उसी बिल्डिंग में लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता था और उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की छोटी मोटी हेल्प भी किया करता था। साथ ही वो एक म्यूजिक स्कूल में म्यूजिक भी सिखाता था। उसी दिन मूर्ति जयराम को अपने साथ भास्कर को ढूंढने के लिए ले जाते हैं। फिर वो भास्कर से वासु के बारे में पूछते हैं और उसके बाद वो जयराम को एक सुनसान सी जगह लेकर आते हैं और उसे अपनी पास्ट से जुड़ी एक बात बताते हैं। दरअसल मूर्ति 14 साल पहले एक हाईकोर्ट के जज थे। वहाँ एक वासुदेव नाम के लड़के पर मर्डर का इल्जाम था। वो कोर्ट में सुनवाई से पहले मूर्ति से मिला था और बहुत रोया था और उसने कहा था कि उसने कोई भी खून नहीं किया है, पर कोर्ट में उसके खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए गए थे। इसीलिए मूर्ति को मजबूरन वासु को उम्र कैद की सजा देनी पड़ी थी, जिसकी वजह से वासु के परिवार के 7 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। इस बात का मूर्ति को बहुत दुख हुआ था, पर वो भी मजबूर थे, इसीलिए कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन वो बात उन्हें हमेशा खटकती रहती थी। जब वो रिटायर हो गए तो वो जेल में वासु से मिलने भी गए थे, पर उन्हें पता चला कि वासु अपनी सजा काटकर रिहा हो चुका है। साथ ही उन्हें ये भी पता चला कि अपने परिवार के 7 लोगों की मौत देखकर वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, पर बाद में वो ठीक भी हो गया था। मूर्ति चाहते थे कि वासु को ढूंढकर एक अच्छी जिंदगी दे सके, इसलिए वो अभी तक उसे ढूंढ रहे थे, पर उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। उधर पुलिस के पास विजय नाम के लड़के का सुसाइड केस आता है, पर उसमें हैरानी की बात ये थी कि जिस बिल्डिंग से विजय ने जंप किया था वहाँ पर विजय के जूतों के निशान नहीं थे, बल्कि किसी दूसरे पर्सन के जूतों के निशान थे। इंस्पेक्टर गंगा को एक केस सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, पर उसका आज ट्रांसफर हो रहा था, इसीलिए वो एक केस इंस्पेक्टर जॉर्ज को सौंप देती है। इसके साथ ही वो और कुछ केसेस भी जॉर्ज को सौंपती है, जिसमें एक केस बहुत ही अजीब होता है। दरअसल 5 अलग अलग जगहों पर मर्डर हुआ था, पर सारे मर्डर ऐसे थे जैसे किसी एक्सीडेंट की वजह से उनकी जान गई हो। लेकिन जिन भी लोगों की जान गई थी, उसके बाद उसके परिवार के सारे लोगों की भी किसी न किसी तरह मौत हो गई थी और सबकी एक फिंगर गायब थी। ऐसा लग रहा था कि सारे मर्डर कोई साइको किलर कर रहा है। इसके बाद कंजू काका और सिक्योरिटी गार्ड जयराम को बताते हैं कि 6th फ्लोर पे कल रात लाइट जल रही थी, जबकि वहाँ पर कोई नहीं रहता है। वहीं अंदर सारे लोग परेशान होते हैं क्योंकि सरदार जी की बेटी नहीं मिल रही होती है। तभी सिक्योरिटी गार्ड जयराम को छुपके से बताता है कि सरदार जी की बेटी और वकील के बेटे का अफेयर चल रहा था, उसी के साथ वो कहीं भाग गई होगी। तब जयराम सरदार जी की बेटी की स्कूटी चेक करवाते हैं, जो पार्किंग में ही होती है, यानी वो कहीं बाहर तो नहीं गई थी। इसीलिए जयराम सबको 6th फ्लोर के उसी रूम में लेकर जाता है जहाँ कंजू काका ने कल रात लाइट जलते हुए देखा था। पर किसी को विश्वास नहीं होता है कि सरदार जी की बेटी इस रूम में होगी, क्योंकि वो रूम तो लॉक रहता था। पर जब जयराम उस रूम को ओपन करवाता है तो सही में सरदार जी की बेटी वकील के बेटे के साथ वहाँ पर होती है। दोनों फैमिलीज अपने अपने बच्चों को डांटते हुए घर ले आते हैं और फिर कॉलोनी में एक मीटिंग रखी जाती है। सरदार जी चाहते थे कि वकील का बेटा उनकी बेटी से शादी कर ले, क्योंकि उनकी इज्जत जा चुकी थी, पर वकील बाबू नहीं मान रहे होते हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तब सब लोग रिटायर्ड जस्टिस मूर्ति को इसका फैसला लेने को कहते हैं। वो लड़का और लड़की दोनों से उनकी मर्जी पूछते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, इसलिए मूर्ति सजेस्ट करते हैं कि उनकी शादी करवा देनी चाहिए। सारे लोग मूर्ति की काफी रेस्पेक्ट करते थे, इसीलिए वो उनकी बात मान लेते हैं। अगली रात मूर्ति ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं, जहाँ एक इंसान उनकी विंडो के पास आता है। मूर्ति को लगता है कि वो इंसान वासु है, इसलिए वो कार से बाहर निकलते हैं, पर तभी सिग्नल क्लियर हो जाता है और उन्हें अपनी कार वहाँ से हटानी पड़ती है। वो घर जाकर ये सारी बात जयराम को बताते हैं और वो उसे अपनी नाजायज बेटी नंदिनी से मिलने के लिए भेजते हैं। नंदिनी हॉस्टल में रहती थी और आज तक उसने अपने फादर को नहीं देखा था, पर इस बार जयराम नंदिनी से वादा करता है कि वो अगली बार उसके पिता को अपने साथ लेकर आएगा।
इसके बाद नंदिनी जयराम से एक गाना सीखती है जो वो अपने स्कूल के एनुअल डे पर गाती है और वहाँ विनर भी हो जाती है। इसके बाद जयराम नंदिनी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है क्योंकि वो नंदिनी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता था। फिर वो वापस चला जाता है। वो जिस स्कूल में म्यूजिक सिखाता था वहाँ की प्रिंसिपल से उसकी काफी अच्छी दोस्ती थी और प्रिंसिपल की बेटी इंस्पेक्टर गंगा ही होती है। वो जयराम को सोसाइटी तक छोड़ देती है जहाँ देवयानी का शराबी पति आकर झमेला करने लगता है क्योंकि उसे शक था कि उसकी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इसलिए वो आजकल देवयानी के साथ उस बिल्डिंग में भी नहीं रहता था, पर जयराम उसे शांत करके वापस भेज देता है। नेक्स्ट डे मूर्ति बैंक से काफी ज्यादा पैसे निकालते हैं और जयराम से कहते हैं कि वो ये पैसा नंदिनी की ऊटी वाले अकाउंट में डिपॉजिट करा दे। फिर वो रिटर्न आते टाइम जयराम को नंदिनी से जुड़ी एक सच्चाई बताते हैं, पर वो सच्चाई क्या थी ये हमें आगे पता चलेगा। साथ ही वो जयराम को ये भी बताते हैं कि बासु के केस में जो भी लोग शामिल थे बासु ने उनकी सारी फैमिली को मार दिया है, जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और उन्हें लग रहा था कि बासु का अगला टारगेट वो और नंदिनी ही हो सकते हैं। जैसे ही जयराम सोसाइटी में आता है वहाँ गांव से जयराम का चचेरा भाई आया हुआ था जो जयराम से कहता है कि लक्ष्मी की शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, इसलिए वो जयराम को जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करने को कहता है और वापस गाँव चला जाता है। आज सरदार जी की बेटी की शादी होती है, इसलिए वो पूरे सोसाइटी वालों को न्यू कपड़े गिफ्ट करते हैं। तभी अचानक देवयानी उसी सोसाइटी में रहने वाली अमीना की बेटी को ऑटो तक ले जाने में अमीना की मदद करती है क्योंकि उस बच्ची की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और उसके पिता दुबई में काम करते थे। इसके बाद देवयानी जयराम के साथ मूर्ति के घर आ जाती है जहाँ सरदार जी मूर्ति का शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें कुछ गिफ्ट देकर शादी में आने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद देवयानी देखती है कि मूर्ति एक बैग से बहुत सारे पैसे निकालकर ड्रॉअर में रख रहे हैं। इसके बाद वो सरदार जी की बेटी की शादी में चली जाती है और जयराम के साथ थोड़ा फ्लर्ट करने लगती है। सारे लोग शादी के फंक्शन में बिजी थे और मूर्ति सर अपने रूम में ही होते हैं। तभी कोई अनजान पर्सन उनके रूम में आता है और उनकी जान ले लेता है। उसी टाइम लाइट कट हो जाती है और जयराम मूर्ति को बुलाने उनके रूम में जाता है जहाँ उसे मूर्ति की डेड बॉडी मिलती है। फिर जयराम को रियलाइज होता है कि इस रूम में कोई और भी है। जयराम उसे पकड़ लेता है और दोनों में हाथापाई होने लगती है, पर थोड़ी देर में लाइट आ जाती है और हमें पता चलता है कि किलर और कोई नहीं बल्कि बासु ही है। उसे समझ में आ जाता है कि जयराम को दिखाई नहीं देता है और इसका फायदा उठाकर बासु आसानी से वहाँ से भाग जाता है, पर उसे फॉलो करते हुए जयराम भी नीचे तक आता है और उसे एक ऑटो की आवाज सुनाई देती है जिससे जयराम को लगता है कि किलर ऑटो में बैठकर भाग गया है। तब जयराम तुरंत मूर्ति की डेथ की बात कंजू काका को आकर बताता है। वो उसके साथ मूर्ति के घर में आते हैं और कंफर्म करते हैं कि मूर्ति की डेथ हो चुकी है। फिर वो सोसाइटी के सारे लोगों को भी इस बारे में बताने जाते हैं। मीनवाइल जयराम चेक करता है कि सारे पैसे ड्रॉअर में ही हैं। नेक्स्ट डे मूर्ति का फ्यूनरल होता है जहाँ सोसाइटी के सारे लोगों के साथ पुलिस वाले भी आते हैं। वहाँ किलर बासु भी मौजूद होता है। एक पल के लिए जयराम को रियलाइज होता है कि किलर उसके पास ही है, पर वो जैसे ही उसकी ओर मुड़ता है किलर वहाँ से हट जाता है। आफ्टर दैट इंस्पेक्टर कंजू काका से इंक्वायरी करते हैं। कंजू काका अपनी बात पे अड़े होते हैं कि सबसे पहले मूर्ति की डेड बॉडी उन्होंने देखी थी और उन्हें वहाँ जयराम ले गया था। इस बात से इंस्पेक्टर परेशान हो जाता है क्योंकि अगर जयराम कंजू काका को मूर्ति की डेड बॉडी दिखाने को ले गया था तो सबसे पहले तो जयराम को डेड बॉडी दिखी होगी। इंस्पेक्टर और कंजू काका के बीच इस बात को लेकर बहस हो जाती है पर कोई आउटकम नहीं निकल पाता है। तब वो जयराम से सवाल करते हैं कि सबसे पहले डेड बॉडी किसने देखी थी। वो भी यही जवाब देता है कि वो ही कंजू काका को मूर्ति सर के रूम में लेकर गया था और कंजू काका ने सबसे पहले डेड बॉडी देखी थी। इससे इंस्पेक्टर इरिटेट हो जाता है। तब एक आदमी उसे समझाता है कि जयराम तो ब्लाइंड है, उसे दिखाई नहीं देता है, इसीलिए सबसे पहले डेड बॉडी कंजू काका ने ही देखी थी। इस वजह से इंस्पेक्टर चिढ़ जाता है और वो पूरे सोसाइटी वालों को ही पुलिस स्टेशन लेकर आ जाता है और वहाँ फिर से सबसे इंक्वायरी करता है और फिर वो अपने सीनियर को इस बारे में बताता है कि मूर्ति डायबिटीज पेशेंट थे और वो इंसुलिन का इंजेक्शन लिया करते थे, पर मर्डर वाली रात किसी ने उन्हें इंसुलिन की ओवरडोज दे दी जिससे उनकी मौत हो गई। सारे लोग शादी के फंक्शन में बिजी थे इसीलिए वो नीचे थे और जब जयराम मूर्ति के रूम में गया था तो उसने मूर्ति की डेड बॉडी अपनी स्टिक से महसूस की थी। फिर उसने कंजू काका को सारी बात बताई थी। वहीं सोसाइटी वाले आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर किलर जयराम के बगल से गुजरेगा तो जयराम उसे पहचान लेगा। यह बात किलर सुन लेता है। इसके बाद जयराम को सीनियर ऑफिसर के सामने पेश किया जाता है जहाँ जयराम ने जो उस रात जितनी भी चीजें एक्सपीरियंस की थी वो उन्हें सच सच बता देता है। लेटर ऑन जयराम उस शॉप पे जाता है जो उसने किराए पर पिलई को दे रखी थी, जहाँ वो शॉपकीपर से एक सीक्रेट डील करता है और इस बारे में किसी और को बताने से मना करता है। इसके बाद वो अपने चचेरे भाई को फोन करके कहता है कि उसने पिलई की दुकान पे पैसे रखे हुए हैं
तो वो वहाँ से लक्ष्मी की शादी के लिए पैसे ले जाए। आफ्टर दैट बासु उस स्कूल में जाता है जहाँ पहले नंदिनी स्टडी किया करती थी, जिसके बारे में उसे मूर्ति के घर से पता चला था। पर स्कूल में उसे पता चलता है कि नंदिनी 1 साल पहले ही उसके स्कूल से टीसी लेकर चली गई थी। प्रिंसिपल बासु को जयराम से मिलने को कहते हैं क्योंकि उसने ही नंदिनी की टीसी ली थी। दूसरी ओर पुलिस वालों को मूर्ति की बैंक डिटेल से पता चलता है कि जिस दिन उनकी मौत हुई थी उस दिन मूर्ति ने अपने अकाउंट से 50 लाख रुपए निकाले थे, पर पुलिस को तो उनके घर से कोई भी पैसा नहीं मिला था। उसी दरमियान उस ऑटो ड्राइवर को बुलाया जाता है जो मर्डर वाली रात मूर्ति के कॉलोनी में आया था। वो ऑटो ड्राइवर बताता है कि उस रात वो अमीना और उसकी बेटी को हॉस्पिटल से कॉलोनी छोड़ने आया था। रिटर्न जाते टाइम उसने उस कॉलोनी से एक और कस्टमर को पिक किया था जिसके सर से खून भी बह रहा था। उसी दिन जब जयराम लिफ्ट में होता है तो उसे रियलाइज होता है कि किलर भी लिफ्ट में ही है, क्योंकि वहाँ बासु जयराम को मारने आया था। तभी बासु नाइफ निकालकर जयराम को मारने ही वाला होता है कि लिफ्ट ओपन हो जाती है और दोनों बाहर आ जाते हैं और बासु एक रूम में चला जाता है और जयराम नीचे आकर ये बात कंजू काका को बताता है। तब कुछ लोग मिलकर उस फ्लोर पे जाकर उस सारे रूम को चेक करने लगते हैं और उन्हें एक फ्लैट में से एक आदमी मिलता है जिसके हाथ में एक पॉलीथिन और एक नाइफ था और वो उन सबको देखकर भागने लगता है और बासु ही उसे भागकर पकड़ता है और उस इंसान के हाथ से वो पॉलीथिन गिर जाती है जिसमें से ढेर सारे पैसे निकलते हैं। तब देवयानी सबके सामने बता देती है कि वो इंसान उसका भाई है, इसीलिए देवयानी और उसके भाई दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। तब देवयानी पुलिस को बताती है कि उसका भाई कुछ ही दिनों पहले बंगलुरु से यहाँ पर आया था, वहाँ से वो कुछ झमेला करके आया था, इसीलिए देवयानी ने उसे अपने घर में छुपा लिया था। पर उसी दिन मूर्ति का मर्डर हो गया था और देवयानी डरकर किसी को नहीं बता पाई थी कि उसका भाई आया हुआ है। वो लोग काफी गरीब थे, इसीलिए मूर्ति ने 50 लाख में से कुछ पैसे उसे दे दिए थे। इस तरह देवयानी का कहना था कि उसका भाई बिल्कुल भी निर्दोष है। इसके बाद पुलिस वाले जयराम से कंफर्म करते हैं कि क्या देवयानी का भाई ही किलर है, तो वो इनकार कर देता है क्योंकि जयराम ने किलर की हाइट और वेट को अपनी हाइट और वेट से कंपेयर कर लिया था और उस दायरे में देवयानी का भाई फिट नहीं बैठ रहा था। तब पुलिस वाले जयराम से फिर से उस रात को क्या हुआ था बताने को कहते हैं और उन्हें समझ में आता है कि जिस रात मूर्ति का मर्डर हुआ था उस रात उसकी जयराम से फाइट भी हुई थी और किलर के हाथ में कोई बैग नहीं था, यानी कि किलर पैसे लेकर तो नहीं गया था। तो आखिर वो पैसा कहाँ गया? फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर मूर्ति ने इतने पैसे निकाले ही क्यों थे? तब जयराम बता देता है कि वो सारे पैसे अपनी बेटी नंदिनी को देने वाले थे। तब पुलिस वाले जानना चाहते हैं कि अभी उनकी बेटी कहाँ पर है, पर क्योंकि उस टाइम पुलिस स्टेशन में बहुत सारे लोग होते हैं इसलिए जयराम नंदिनी का पता नहीं बताता है। इसके बाद पुलिस वाले फिर ऑटो वाले को बुलाते हैं और वो देवयानी के भाई को दिखाकर पूछते हैं कि क्या उस रात यही उसके ऑटो में बैठा था। तब ऑटो वाला इनकार कर देता है। आफ्टर दैट इंस्पेक्टर जयराम को छोड़कर सारे लोगों को वापस घर भेज देते हैं और सीनियर पुलिस ऑफिसर भी चले जाते हैं। तब वो जयराम को स्लैप करता है और जयराम को उसके गांव ले जाता है, जहां सबके सामने पुलिस जयराम पे मूर्ति के पैसे चुराने का आरोप लगाकर उसका पूरा घर चेक करती है और फिर लक्ष्मी की शादी का गहने भी जब्त कर ले जाती है। फिर वो लोग हैंडकफ लगाकर जयराम को वापस सर ले आते हैं। लेटर में गंगा जयराम की हेल्प करती है और एक केस कोर्ट में आ जाता है, जहाँ जज जयराम को निर्दोष करार दे देते हैं और उस इंस्पेक्टर को पनिशमेंट भी देते हैं। तब जयराम की फैमिली उससे मिलने आती है और बताती है कि भले ही कोर्ट ने जयराम को निर्दोष मान लिया हो, पर गांव में जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। इससे लक्ष्मी की शादी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए वो लोग जयराम को लक्ष्मी की शादी में आने से मना कर देते हैं, जिससे जयराम को बहुत दुख होता है। फिर वो पिलई की दुकान पे जाता है, जहाँ पिलई उससे बताते हैं कि नंदिनी के स्कूल से कॉल आया था और उन्होंने जयराम को कॉल बैक करने को कहा है। तब जयराम तुरंत नंदिनी के स्कूल में फोन करता है, पर कॉल उस टाइम नहीं लगती है और जयराम वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ बासु आता है और लास्ट डायल नंबर को डायल करने की कोशिश करता है, पर जयराम ने वो डिलीट कर दिया था। वो चाहता था कि जयराम नंदिनी के स्कूल में कॉल करे और बासु के हाथ उस स्कूल की जानकारी लग जाए। आफ्टर दैट जब जयराम कॉलोनी आता है तो वहाँ पर उसका चचेरा भाई आया हुआ होता है और वो सबके सामने जयराम से बहुत झमेला करता है और कहता है कि उसे पता है कि जयराम ने ही पैसे चोरी किए थे और पिलई से कहकर उन्हें देने को कहा था, पर वो चोरी के पैसों से अपनी बहन की शादी नहीं करवाएगा, वो अपना घर बेचकर लक्ष्मी की शादी करवा देगा। वहाँ मौजूद सारे लोग ये बात सुन लेते हैं। तब कंजू काका पूछते हैं कि उसने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया था। तब जयराम बताता है कि उसने पिलई को अपनी दुकान बेच दी थी और वो पैसे उसी के थे। लेटर में बासु जयराम को धमकाता है कि उसे नंदिनी का पता चल गया है और वो उसे मारने के लिए जा रहा है, इसीलिए जयराम नंदिनी के स्कूल में फोन करता है और पता करता है कि वो अभी तक सेफ है या नहीं। इसके बाद जैसी दुकान से जयराम जाता है वहाँ पर बासु आता है और पिलई से कहता है कि वो अपना फोन दुकान पर ही भूल गया था
और वो अपना फोन लेकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल बासु ने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके वहाँ पर अपना फोन छिपा दिया था, जिससे उसके हाथ नंदिनी के स्कूल का नंबर लग गया था। उसके बाद रात में जयराम को ऑटो वाला कॉल करता है और बंद चर्च में बुलाता है, ये कहकर के उसने किलर को यहाँ पर देखा है। जयराम वहाँ जाता है और कहता है कि वो बाहर ही इंतजार करता है और ऑटो वाला जाकर उस किलर को किसी बहाने से बाहर ले आए। ऑटो वाला अंदर जाता है और बासु से अपना हिस्सा मांगता है। तब हमें पता चलता है कि ऑटो वाला पैसों के लालच में बासु के कहने पर ही जयराम को यहाँ पर लेकर आया था। तब बासु एक लास्ट काम उस ऑटो वाले को करने को कहता है और ऑटो वाला बासु के कहने पर पुलिस वालों को कॉल करता है और बताता है कि उसने किलर को पुराने चर्च में देख लिया है, वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो लोग जल्दी से वहाँ पर आ जाए। इसके बाद बासु उस ऑटो वाले को जान से मार देता है। गोली चलने की आवाज सुनकर जयराम अंदर जाता है, जहाँ वो अपनी स्टिक से टटोलते हुए ऑटो वाले की डेड बॉडी तक पहुंच जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, जैसे उसके फिंगरप्रिंट ऑटो वाले की डेड बॉडी पर लग जाते हैं। बासु वहाँ से भाग जाता है और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ऑटो वाले के मर्डर के केस में जयराम को अरेस्ट कर लिया जाता है। जयराम बार बार सारी चीजें बताता है पर कोई उसका यकीन नहीं करता है और वो लोग बुरी तरह से जयराम को पीटते हैं। फिर भी जयराम अपनी बात पर डटा रहता है। तब इंस्पेक्टर देवयानी के भाई को जान से मारने की धमकी देता है और इस तरह से देवयानी सीनियर ऑफिसर के सामने झूठी गवाही दे देती है, जिसके मुताबिक पैसों के लालच में जयराम ने मूर्ति का खून किया था और देवयानी ने उसे देख लिया था, इसलिए उसने अपना मुंह बंद रखने के लिए उसे पैसे दिए थे। फिर भी जयराम इस बात को नहीं मानता है। तब इंस्पेक्टर सीनियर ऑफिसर और देवयानी को वहाँ से भेज देता है और इंस्पेक्टर जयराम को टॉर्चर करके झूठा केस अपने सर पर लेने को कहता है। वो लोग पुलिस स्टेशन का गेट बंद कर देते हैं जयराम को मारने के लिए, पर जयराम ही उन पुलिस वालों को पीटता है और वहाँ से चला जाता है। वो गंगा के घर जाता है और बताता है कि जिस रात बासु ने मूर्ति को मारा था उसके हाथों से पिज्जा की स्मेल आ रही थी। सारे लोगों ने उस रात सरदार जी की बेटी की शादी में खाना खाया था, तो पिज्जा किसने ऑर्डर किया था इसका पता वो गंगा को लगाने के लिए कहता है। नेक्स्ट वो लोग पता करके उस फ्लैट में जाते हैं जहाँ अमीना रहती थी, क्योंकि वहीं पर उस रात पिज्जा डिलीवर हुआ था। गंगा बासु की फोटो भी जेल से निकलवा लेती है और अमीना से उसके बारे में पूछती है। तब अमीना बताती है कि उसके हस्बैंड के फ्रेंड है, इन्होंने ही अमीना की बेटी के इलाज के लिए पैसे दिए थे। दूसरी ओर बासु नंदिनी के स्कूल जाता है और एक स्टाफ को कुछ पैसे देकर एक लेटर नंदिनी तक पहुंचाने को कहता है, जिसमें लिखा था कि दिवाली पे जयराम उसे स्वीट्स भेजने वाला है। बासु का प्लान था कि वो स्वीट्स में पोइजन मिलाकर नंदिनी को दे देगा। वहीं जयराम बासु को बार बार कॉल करता है पर कॉल नहीं लग रहा होता है। तब जयराम सोचता है कि पहले तो बासु उसके पीछे पड़ा हुआ था, पर अचानक से वो शांत कैसे हो गया, यानी उसे नंदिनी का पता चल गया होगा। इसलिए वो गंगा को बताता है कि एक दिन मूर्ति ने उसे बताया था कि नंदिनी उसकी नाजायज बेटी नहीं है, बल्कि वो तो बासु की बेटी है। सबको लगा था कि सबके साथ बासु की बेटी भी मर गई है, पर वो बच गई थी और बासु भी मेंटली अनस्टेबल हो गया था। इसलिए मूर्ति ने ही नंदिनी को अपनी बेटी बनाकर पाला था और वो हमेशा बासु को ढूंढने की कोशिश करते रहे ताकि वो उसकी बेटी उसे लौटा सके। लेटर ऑन जयराम और गंगा भी नंदिनी के स्कूल जाते हैं और वार्डन से जाकर मिलते हैं, जहाँ दिवाली की छुट्टी की वजह से सारे लोग अपने अपने घर चले गए थे। हॉस्टल में सिर्फ एक दो नन और नंदिनी ही थी। रात में गंगा को डाउट होता है कि कोई और भी हॉस्टल में है, इसीलिए वो इधर उधर ढूंढने लगती है। थोड़ी देर में बासु एक नन की ड्रेस में आता है और गंगा को शूट कर देता है। गोली की आवाज से जयराम अलर्ट हो जाता है और वो रूम को अच्छे से बंद कर लेता है, पर वहाँ बासु आकर गोली चलाने लगता है। जयराम उसे बताता है कि नंदिनी उसकी ही बेटी है, पर इस पर बासु यकीन नहीं करता है। तब जयराम और नंदिनी किसी तरह से बचते बचाते हॉस्टल की छत पर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ बासु भी आ जाता है और उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है, जिसे नंदिनी उठा लेती है और वो उस गन को जयराम को दे देती है। काफी देर तक छुपे रहने के बाद बासु नंदिनी को ढूंढ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि जयराम बासु को कॉल करता है और जिस डायरेक्शन में रिंग होती है उधर ही जयराम शूट कर देता है, जिससे बासु की डेथ हो जाती है और इस तरह से नंदिनी बच जाती है। साथ में गंगा को भी बचा लिया जाता है। गंगा कोर्ट में गवाही देती है और ये केस क्लोज हो जाता है। और जो साइको किलर लोगों को एक्सीडेंटली मारकर उनकी फिंगर काट रहा था वो बासु ही था और वो सारे लोग वो ही थे जो उसके केस में इन्वॉल्व थे। इसके बाद जयराम मूर्ति के पैसे नंदिनी की प्रिंसिपल को दे देता है ताकि वो इससे नंदिनी की स्टडी कंप्लीट करवाएं, लेकिन नंदिनी चाहती थी कि वो जयराम के साथ ही रहे। जयराम भी नंदिनी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता था, इसलिए वो मान जाता है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है।